हेलो ऑल। आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वीडियो का। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो वीआर में रिसेंटली वैकेंसी आई है असिस्टेंट आर्किटेक्ट का। इसका ये सिलेबस है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैं वीडियो शुरू करूंगा सेक्शन 1 का, जिसमें है आर्किटेक्चर एंड डिजाइन का टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से विजुअल कंपोजिशन इन 2D एंड 3D। इस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड आई विल बी कवरिंग होल सिलेबस थ्रू आउट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, विजुअल कंपोजिशन इन 2D एंड 3D। जिसमें उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस, आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स जिसमें कैड कैम वगैरह आता है, फिर बीम आता है, 3D मॉडलिंग एंड आर्किटेक्चर रेंडिशन आता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग टॉपिक को देखते हैं। पहले मैं थियोरेटिकल अप्रोच पूरा कवर कर लूंगा, देन आई विल बी आल्सो डिस्कसिंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो गेट में आया हुआ हो, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस जो जो मुझे मिल सकेगा, आई विल बी कंपाइलिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड आई विल बी सॉल्विंग दोज ऑल द क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो पहले हम लोग थियरी कवर करेंगे, देन वी शैल डिस्कस क्वेश्चंस। तो पहला टॉपिक है विजुअल कंपोजिशन इन 2D एंड 3D। तो आर्किटेक्ट से हैं आप, तो आप जानते हो ऑलरेडी कि जब भी हम 2D या 3D ड्राइंग बनाते हैं, तो उसमें विजुअल कंपोजिशन मतलब किन किन चीजों को रखना होता है ताकि ड्राइंग्स को हम अच्छा बना सके। तो एक ड्राइंग अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव में देखें, तो कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक जनरल व्यूअर के लिए तो सब कुछ सेम होता है, एक इमेज होता है अल्टीमेटली, और 2D या 3D डायग्राम्स या प्लॉट होते हैं। लेकिन आर्किटेक्ट के लिए या बनाने वाले के लिए बहुत कुछ होता है इसके अंदर। तो हम आज उन्हीं टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहला स्टेज होता है कि आपको इसको कंपोनेंट देखना है कि क्या क्या कंपोनेंट से बना होता है। 2D किससे बना होता है, 3D किससे बना होता है। तो बेसिकली 2D के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है लाइन, दूसरा होता है शेप, तीसरा होता है कलर और चौथा होता है टेक्सचर। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो कंप्लीटली आपको 2D कंपोजिशन के अंदर आता है, जिनको मिला के हमें एक 2D कंप्लीट पिक्चर बनानी होती है। लाइन का मतलब जानते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक है जो सबसे लाइन लाइन से बन के एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो लाइन हो गया। शेप क्या है, जब भी हम किसी चीज को मतलब लाइन कल मल्टीपल लाइन मिला के या इरेगुलर स्ट्रक्चर्स को बनाना है, तो हम लाइन से मैच कर करके हम एक कोई शेप डिजाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं शेप। चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, कोई भी हो, जैसे स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ये हो गया रेगुलर शेप। और कोई भी मतलब फ्री हैंड रफ बनाए तो उसको बोलेंगे इरेगुलर। अब इसी से शेप से क्या बनता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। तीसरा होता है कलर। तीसरा कलर मीन्स कलर से क्या पता चलता है, अगर आप सब कुछ को ब्लैक एंड व्हाइट रखोगे, मान लो अगर पूरी डायग्राम को आप ब्लैक एंड व्हाइट रखोगे, तो इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट कि विजुअलाइज करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये फर्नीचर है, ये टेबल है, ये वॉल है, ये स्लैब है, ये फ्लोर है, ये बीम है। लेकिन अगर आप उसी में अगर ट्री है, मान लो उसमें ट्री है, रिवर भी दिखा रहे हो आप, रोड भी दिखा रहे हो, अगर कलरिंग कर दोगे तो जो रियलिस्टिक कलर होते हैं, अगर रियलिस्टिक कलर आप इंफ्यूज करते हो अपनी ड्राइंग में, तो उससे क्या फर्क फर्क क्या पड़ता है बेसिकली, कि विजुअलाइजेशन ज्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। उसको रेप्लिकेट करना अपने माइंड के अंदर कि हाँ ये चीज है, बहुत आसान हो जाता है। विजुअल से ही पता चल जाता है कि अच्छा ये रोड होगा, ये ट्री है, ये गार्डन है और ये डिजर्ट है। तो इसलिए कलर क्या करता है बेसिकली, अगर हार्मनी और कंट्रास्ट एक कंपोजिशन के अंदर आपको इंफ्यूज करनी है, तो कलर की एम्बेडिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट द लास्ट आता है टेक्सचर। टेक्सचर सरफेस को डिनोट करता है। अगर हम नजदीक से देखें तो कोई भी चीज की फिनिशिंग कैसी है उसको बोलता है टेक्सचर। तो सरफेस क्वालिटी कैसा है, फिनिश कैसा है, उसके लिए टेक्सचर को डिफाइन करना जरूरी होता है। तो बेसिकली एक 2D कंपोजिशन के अंदर ये चार चीज आता है। अब आते हैं कि ये 2D विजुअल कंपोजिशन के अंदर प्रिंसिपल, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, वो इसके प्रिंसिपल क्या क्या है, मतलब हम किन किन बातों का ध्यान रख के हम किसी भी ड्राइंग को 2D मतलब किसी भी ड्राइंग का 2D ड्राइंग बनाते हैं। तो बेसिकली ये भी चार चीजों में बटा हुआ है। पहला है बैलेंस, दूसरा है हार्मनी, तीसरा है कॉन्ट्रास्ट एंड लास्ट है रिदम। तो ये चार चीजों को हम ध्यान में रखते हुए मतलब इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं व्हाइल वी आर ड्राइंग एनी 2D ड्राइंग्स। जिससे हमें पता चलता है, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया कि इन्हीं प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं 2D ड्राइंग्स। जब भी हम 2D ड्रॉ करते हैं तो इन चार प्रिंसिपल से बेस्ड होता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, बैलेंस इज अचीव्ड थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट सो दैट नो वन पार्ट ऑफ द होल ओवरवेलम और द अदर्स। मतलब हम बैलेंस इस तरीके के बनाते हैं और हर एक एलिमेंट्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कोई भी एक पार्ट मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो। कंट्रास्ट कैन बी क्रिएटेड थ्रू वेरिएशन इन कलर। कंट्रास्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि कहीं रेड है, ग्रीन है, ब्लू है कलर, तो कलर, शेप, साइज, इन सबको हम कंट्रास्ट बना के फिर लास्टली क्या करते हैं कि मतलब एरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कोई एक एरिया है, गार्डन का एरिया है, उसके लिए हम कंट्रास्ट का यूज करते हैं।
तो हम अभी देखेंगे कि करके इनके प्रिंसिपल्स को, कि बैलेंस क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, एक्सेट्रा। पहले हम डिस्कस करते हैं बैलेंस को। तो बैलेंस, हार्मनी, कॉन्ट्रास्ट एंड रिदम में से सबसे पहला है बैलेंस। तो बैलेंस हमें किस लिए करना होता है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, और एक्सेट्रा। तो बैलेंस के लिए तीन तरह के बेसिकली बैलेंस को हम यूज करते हैं। मतलब बैलेंस मीन्स, देखिए बैलेंस पहले किस लिए किया जाता है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली अपने ड्राइंग्स में या रिप्रेजेंटेशन में एस्थेटिक और कोहेसिव बनाने के लिए, मतलब एस्थेटिक मतलब अपीलिंग बढ़िया हो, अपीयरेंस बढ़िया हो अपनी ड्राइंग्स को, हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस तीन प्रकार से होता है। पहला है, जैसे आप देख सकते हो, बैलेंस रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट। यहाँ पे याद रखना, विजुअल वेट इन कंपोजिशन, मतलब जो कंपोजिशन हम यूज कर रहे हैं उसमें विजुअल वेट किस तरफ को ज्यादा है, किस तरफ को कम है। तो ये तीन तरह का होता है। पहला होता है सिमेट्रिकल, मतलब एकदम मिरर लाइक स्ट्रक्चर होगा। आप अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट करोगे, डिपेंड करता है कितने एक्सिस पे वो सिमेट्रिकल है, तो आपको दोनों तरफ ऑलमोस्ट मिरर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस्ड स्ट्रक्चर या ड्राइंग्स। दूसरा होता है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल कैसे होता है कि जैसे लेफ्ट साइड में कुछ और एलिमेंट है, राइट साइड में कुछ और एलिमेंट है, ऐसे को बोलते हैं हम असिमेट्रिकल बैलेंस। तो जहां पे पॉसिबल हो सिमेट्रिकल बैलेंस अचीव करते हैं, जहां पे पॉसिबल नहीं होता है तो हम असिमेट्रिकल बैलेंस को अचीव करते हैं। बट अगेन बहुत ही ज्यादा इरेगुलर ना हो। इस असिमेट्रिकल बैलेंस का मीनिंग ये नहीं कि बिल्कुल इरेगुलर होगा। अगेन इट इज अ बैलेंस्ड बट असिमेट्रिकली। तो हम इक्वल विजुअल वेट रखते हैं दोनों तरफ, बट नॉन आइडेंटिकल एलिमेंट है। जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड में रेक्टेंगल है तो राइट साइड में भी रेक्टेंगल ही होगा, इट में बी सर्कल और इट में बी पैराबोला एक्सेट्रा, बट स्टिल इट इज इक्वल इन वेट। विजुअल वेट जो है अभी भी इक्वल है लेफ्ट और राइट साइड में, या फिर अप एंड डाउन साइड में, उसको बोलते हैं असिमेट्रिकल बैलेंस। तीसरा होता है रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस मींस कि ऑब्जेक्ट का कंसंट्रेशन हम कहाँ रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। रेडियली ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं रेडियल बैलेंस। जैसे सेंटर में, यहाँ पे भी मैं विजुअल भी दिखाऊंगा आपको, सेंटर में है और सब कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको बोलते हैं रेडियल बैलेंस। तो तीन तरह के बैलेंस हम अचीव करते हैं ताकि जो ग्राफिक्स है उसमें कोहेसिवनेस रहे और एस्थेटिकली अपीयरेंस में बढ़िया रहे, वो प्लेजिंग रहे यूजर के लिए। ये जैसे कि ये बैलेंस का एग्जांपल है, डिजिटल आर्ट वर्क है जिसमें शोकेसिंग बैलेंस विद सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल अरेंजमेंट। अब देखो इसमें अगर आप सिमेट्री देखोगे वाई एक्सिस के अबाउट, अब देख सकते हो वाई एक्सिस के अबाउट कंप्लीटली सिमेट्रिकल है। ये वाई एक्सिस के अबाउट लेफ्ट साइड में जाओ, राइट साइड में जाओ, तो ये कंप्लीटली आपको सिमेट्रिकल दिखेगा। तो सिमेट्रिकल बैलेंस ऐसे बनाते हैं कि हम स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, एकदम सिमेट्रिकल बना रहे हैं। तो ये देखने में अच्छा अपीलिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अगर ये अगर सिमेट्रिकल होता, इरेगुलर होता, तो उतना अपीलिंग नहीं फील होता। तो अपीयरेंस में बैलेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे आपको कहने से देखने से पता नहीं चलेगा, बट इफ इट इज अ बैलेंस्ड देन इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। मतलब जो यूजर को दिखता है अल्टीमेटली आउटपुट, वो बहुत अपीलिंग दिखता है। जैसे वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल है, बट एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप देखो तो ये जो पिक्चर है बीच में, सेंट्रल जो पिक्चर है ये सिमेट्रिकल नहीं है, बट बाकी चीजें सिमेट्रिकल है। इसलिए तो सिमेट्रिकल से अपीलिंग बढ़िया होता है, अपीयरेंस बढ़िया होता है। दूसरा आता है हार्मनी। हार्मनी किसको बोलते हैं? हार्मनी मीन्स सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मीन्स प्लीजिंग प्लीजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ कंपोजिशन। मतलब हम कोशिश करते हैं कि सेम तरह का एलिमेंट यूज करें, नॉट ओनली एलिमेंट बट टेक्सचर हो, कलर हो, स्कीम हो, हम हर चीजों को मतलब सिमिलर तरीके का यूज करने की कोशिश करते हैं, जिससे हार्मनी मेंटेन रहता है, अपीयरेंस बढ़िया, प्लीजिंग कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करते हैं, जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ यूनिटी एंड कोहेशन। हार्मनी का अगर मीनिंग हम डिकोड करें तो मीनिंग होता है सेंस ऑफ यूनिटी एंड कोहेशन। मतलब होमोजीनियस टाइप का आपका अपीयर होगा, उसको बोलते हैं हार्मनी। तो अगर ड्राइंग में हार्मनी मेंटेन्ड है तो पिक्चर का अपीयरेंस अपीलिंग बढ़िया होता है। और कैसे अचीव होता है ये? यूज ऑफ सिमिलर और रिलेटेड एलिमेंट लाइक कलर स्कीम। सेम कलर स्कीम हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम टाइप के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलर शेप यूज करते हैं एक टाइप के स्ट्रक्चर को, चाहे वो कहीं भी पूरे स्ट्रक्चर में कितनी बार भी क्यों ना रिपीट हुआ, अलग अलग जगह पे भी रिपीट हुआ, अगर हमने कलर स्कीम सेम रखा है तो क्या रिप्रेजेंट होता है कि ये सेम एलिमेंट है, भले ही अलग अलग जगह पे। सिमिलरली टेक्सचर का हम सेम रखते हैं, इसको बोलते हैं हार्मनी, इन ऑर्डर टू मेक द स्ट्रक्चर होमोजीनियस एंड कनेक्टेड। तो कनेक्ट करने के लिए हार्मनी यूज करते हैं। A homogeneous design might feature a colorful palette derived from nature with soft complementary hues and repeating shapes that echo each other, creating a serene and unified look. तो इसका ओवरऑल मीनिंग ये होता है कि आप इस तरह से डिजाइन करते हो अपने ग्राफिक्स को कि आपका जो लास्ट अपीलिंग हो वो इको कर रहा हो, मतलब हर एक एक दूसरे को लिंक कर रहा हो, बता रहा हो अपने आप को कि ये चीजें यहाँ से लिंक्ड है, ये चीजें यहाँ से लिंक्ड है। दिस इज व्हाट द मेन पर्पस ऑफ हार्मनी। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, इसमें कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी मैच करने के लिए यूज किया गया। सिमिलरली जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे
ये ब्लू कलर है, ये कलर, ये कलर, ये कलर, कलर कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैच करने के लिए यूज किया जाता है। तो हार्मनी में बेसिकली हम, चाहे वो शेप से ही क्यों ना हो, जैसे यहाँ पे सर्कल शेप देखो, तो ये शेप भले ही अलग अलग कलर में है, लेकिन आपस में एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने शेप हार्मनी को अटेन किया। ठीक है, यूज ऑफ कोहेसिव कलर स्कीम एंड रिलेटेड एलिमेंट्स में आगे सर्कल, या फिर जो दूसरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो सिमिलर सिमिलर से दिख रहा है, जैसे ये एलिमेंट ले लो, ये एलिमेंट ले लो, ये सब सिमिलर दिख रहा है, ये एलिमेंट ले लो, तो ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, ये तीनों सिमिलर दिख रहे हैं। तो ये एलिमेंट वाइज सिमिलरिटी हो गया, ये हो गया शेप वाइज, कलर वाइज सिमिलरिटी, शेप वाइज सिमिलरिटी, एलिमेंट वाइज सिमिलरिटी। ऐसे सिमिलरिटी से क्या होता है, हार्मनी ग्राफिक्स में बढ़ता है। तीसरा टॉपिक है, मतलब तीसरा प्रिंसिपल है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट इन्वॉल्व द, कॉन्ट्रास्ट कह रहा है कि कॉन्ट्रास्ट इन्वॉल्व द जक्स्टापोजिशन ऑफ अपोजिंग एलिमेंट टू क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट और ड्रॉ अटेंशन टू अ फोकल पॉइंट। कॉन्ट्रास्ट किस लिए होता है कि किसी एक सेंटर पॉइंट या किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर यूजर का अटेंशन सीक करना है, वहां पे कंसंट्रेट करवाना है यूजर को, मतलब किसी एक पॉइंट को हमें हाईलाइट करना है, तो कॉन्ट्रास्ट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये होता है कि अपोजिंग एलिमेंट्स को जक्स्टापोजिशन करना टू क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट, कि इस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, मुझे हाईलाइट करना है उस पार्ट को, इसके लिए कंट्रास्ट का यूज किया जाता है। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू डिफरेंस इन कलर, साइज, शेप, टेक्सचर और वैल्यू। हम चाहे तो उसको अलग शेप देके, अलग कलर देके, बाकी पूरे ग्राफिक्स से अलग कलर देके या अलग टेक्सचर देके हम वहाँ पे अटेंशन को सीख कर सकते हैं, या फिर विजुअल को, गेज को वहाँ पे फिक्स करवा सकते हैं। इसके लिए कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रास्ट वुड बी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ वेयर अ स्टार्क difference in tone highlight the specific detail and create a dynamic focus। तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में अगर स्टार्क डिफरेंस आपको करना है, तो टोन हाईलाइट कर दो किसी एक कलर को टोन लेके, तो इंसान का ध्यान तुरंत उस कलर पे जाएगा, बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट, बाकी सारी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट है, बट किसी एक डायनामिक जगह पे आपने फोकस करवाने के लिए क्या किया, उसको हाईलाइट कर दिया स्पेसिफिक डिटेल डाल के, चाहे वो शेप के फॉर्म में क्यों ना हो, कलर के फॉर्म में क्यों ना हो, टेक्सचर के फॉर्म में क्यों ना हो, किसी भी फॉर्मेट में हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि स्टार्कली डिफरेंशियल विजुअल एलिमेंट्स, जहाँ पे स्टार कलर का यूज किया गया, जैसे कि ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट स्पेशली टारगेट करने के लिए रखा गया, कि ये वाले पॉइंट्स जो है ना, ये सारे टारगेट पॉइंट्स है, इन पे ज्यादा इंसान का ध्यान ज्यादा खींचेगा, बिकॉज स्टार पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया। तो इस तरह की ग्राफिक्स जो होते हैं, वो कंट्रास्ट से आप विजुअल ग्राफिक्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिकली ग्राफिकली को इंप्रूव करने के लिए कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। लास्ट है रिदम। रिदम प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिपीटेशन और अल्टरेशन ऑफ एलिमेंट्स, सेम टाइप के एलिमेंट्स का आप रिपीट करते हो या अल्टरेशन करते हो टू क्रिएट मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ द कंपोजिशन। मतलब एक एलिमेंट की एक सेम, बेसिकली ये एक तरह से फ्लो गाइड की तरह काम में आता है, कि पूरे ग्राफिक्स में अब कहाँ से कहाँ जाना है, अब कहाँ से कहाँ जाना है, अब कहाँ से रिदम मेंटेन करने के लिए है। अनलिंक्ड नहीं होना चाहिए कि एक इमेज है इंसान का, उसके अंदर बीच में पहले पैर है, फिर ऊपर बॉडी आएगा, फिर हैंड आएगा, फिर हेड आएगा, तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे को लिंक कर रहा है कंटेंट। तो रिदम उसी को बोलते हैं कि रिपीटेशन और अल्टरेशन ऑफ एलिमेंट टू क्रिएट मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ द कंपोजिशन। कि कंपोजिशन अचानक से धुन जैसे होता है ना, कि धुन एक दूसरे से काफी वेरिएंट नहीं होना चाहिए, ताकि वो लिंक ही ना कर पाए। तो रिदम क्या करता है, ग्राफिक को कनेक्ट करता है, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, एक कलर को दूसरे कलर से, एक टेक्सचर को दूसरे टेक्सचर से। इसको बोलते हैं रिदम। Visualize a sequence of repeating geometric shape that gradually change the size of or color, creating a visual pathway that lead to the eye through the design। है ना, कि ये गाइड की तरह काम करता है, आगे आगे आपको लेके जाता है कि ठीक है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, अल्टीमेटली पिक्चर कंप्लीटली ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज व्हाट नोन एज रिदम। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, आपको इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये कनेक्शंस बेसिकली डिस्प्ले कर रहा है। कंपोजिशन दैट डेमोन्स्ट्रेट रिदम थ्रू अ रिपीटेशन और वेरिएशन ऑफ द एलिमेंट, रिपीट के थ्रू भी और वेरिएशन के थ्रू। जैसे ये कनेक्टेड दिख रहा है आपको, यहाँ से ये कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, तो पता चल रहा है कि हाँ, ये पूरा का पूरा लिंक है, कि जो कि यहाँ शुरू हो रहा है और ऐसे ऐसे करके आगे जा रहा है। इसको बोलते हैं रिदम। ये कंप्लीट है, इसमें इसमें आपको सब कुछ दिखेगा। जैसे कि इसमें बोर्ड लाइंस जो इसमें यूज किए गए, जो कि व्यूअर्स आई टुवर्ड्स द सेंटर। बोर्ड लाइंस मतलब ये जो बड़े बड़े लाइंस हैं, ये सेंटर की तरफ गाइड करने के लिए बनाए गए हैं। वेर अ लार्ज ज्योमेट्रिकल शेप इन द कंट्रास्टिंग कलर कैप्चर्स अटेंशन। जो येलो कलर दिख रहा है आपको, ये अटेंशन को सीक करने के लिए है। यहाँ पे जो बिग कलर है, ये कलर भी आपको अटेंशन सीक कर रहा है। द बैकग्राउंड माइट हैव सब्टल टेक्सचर टू ऐड डेप्थ। जो बैकग्राउंड आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड में जो कलर है, वो क्या कर रहा है, डेप्थ, मतलब आप
पिक्चर की ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए या फिर डेप्थ ऑफ द डिटेल उसके लिए आप इसको यूज कर रहे हैं। वाइल द बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स इंश्योर हार्मनी, जो हर एक एलिमेंट के बीच में बैलेंस रखा गया है कि ये क्वार्टर आप ले लो, ये क्वार्टर आप ले लो, ये क्वार्टर ले लो, डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर में सेम एलिमेंट्स रखे गए, ये क्या कर रहे हैं, हार्मनी को इंश्योर कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं थ्री डी में। थ्री डी कंपोजिशन में अभी तक जो हमने बात किया वो टू डी पिक्चर था, बट थ्री डी केस में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि थ्री डी पिक्चर में थर्ड डायमेंशन भी ऐड हो जाता है, डेप्थ। तो थ्री डी कंपोजिशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स है वो देखते हैं। तो टू डी में जो था वो थ्री डी में तो बेसिक है ही, वो तो सारे ही है। इन एडिशन विद दैट और क्या क्या होता है, पहला होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स कि द स्पेस दैट फॉर्म ऑक्यूपाइज। वॉल्यूम हम जानते हैं सभी कि थ्री डी, क्योंकि अब डेप्थ जुड़ गया तो वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम भी दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर थ्री डी को हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो वो टू डी बन जाएगा, तो टिल्टेड पोजीशन में होना चाहिए। वॉल्यूम एड्स द टेंजिबल प्रेजेंस ऑफ द कंपोजिशन, मेकिंग द इंटरेक्शन विद द लाइट एंड शैडो मोर प्रोनाउंस्ड। तो जब आप थ्री डी में देखते हैं तो वॉल्यूम दिखता है आपको, जिससे कि आपको रियलिस्टिक फीलिंग आती है कि हाँ ऑब्जेक्ट वो थ्री डी है। तीसरा है डेप्थ, द परसिव्ड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो लास्टली हमें क्या दिखता है, थर्ड डायमेंशन ऑब्जेक्ट का, जिसे हम बोलते हैं डेप्थ। तो डेप्थ एड्स अ लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू हाउ एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड एंड एक्सपीरियंस्ड। तो दूसरा जो मतलब एलिमेंट है या प्रिंसिपल कह लो थ्री डी में, वो है डेप्थ। तो पहला है वॉल्यूम, कितना ओवरऑल एल बी डी तीनों दिखता है उसका, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। सिर्फ डेप्थ की बात करें, हमें सिर्फ डेप्थ डेमोस्ट्रेट करना है तो डेप्थ दिखाएंगे। लाइट एंड शैडो, थर्ड आता है कि थ्री डी में लाइट एंड शैडो का बहुत इंपैक्ट होता है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्ट थ्री डी में कैसा दिखेगा, आगे से पीछे से लाइटिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, शैडो कहाँ बनेगा, किस तरफ को बनेगा, कैसा शैडो बनाएंगे, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आपने थ्री डी मॉडलिंग की हो तो आपको पता ही होगा लाइटिंग एंड शैडो का कितना बड़ा रोल होता है। द इंटरप्ले ऑफ लाइट एंड शैडो कैन ड्रामेटिकली अल्टर द परसेप्शन ऑफ थ्री डी कंपोजिशन, हाईलाइटिंग फीचर और क्रिएटिंग डेप्थ। तो लाइटिंग एंड शैडो का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है थ्री डी में, क्योंकि लाइटिंग से हर एक पोर्शन रियलिस्टिक व्यू की तरह आता है। आप अगर कहीं भी एक जगह बैठे हो अपने रूम में ही बैठे हो, तो आप देख सकते हो कि हर एक रूम के अंदर हर एक जगह की लाइटिंग सेम नहीं होती है, हर एक जगह की शैडो भी अलग अलग होती है। तो शैडो से रियलिस्टिक फीलिंग ज्यादा आती है। तो लाइटिंग एंड शैडो जितना एक्यूरेट है, थ्री डी की अपीयरेंस, थ्री डी की रेप्लीकेशन उतनी ज्यादा रियलिस्टिक मालूम पड़ती है। तीसरा है मटेरियल चॉइस। तो जब हम थ्री डी रेंडरिंग कर रहे होते हैं तो आपने मटेरियल भी अप्लाई डेफिनेटली किया होगा। तो मटेरियल चॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम अगर वॉल बना रहे हैं तो हमें ब्रिक देना है, प्लास्टर देना है। अगर कोई फर्नीचर हम थ्री डी रेंडर कर रहे हैं तो मटेरियल के केस में क्या होगा, मटेरियल वहां पे क्लोथिंग होना चाहिए, वहां पे हम ग्लास या फिर कुछ और मटेरियल यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर कोई टेबल है जो ग्लास का टेबल है या वुडन टेबल है, तो वहां पे मटेरियल आपको अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करना है, ताकि टेक्सचर, अगेन टेक्सचर एंड मटेरियल की अपीयरेंस, कलर, ये सब एक्यूरेटली मटेरियल के हिसाब से appear, or the choice of material can influence the texture, weight, durability of the piece as well as its aesthetic appearance. तो aesthetic appeal means कि कैसा वो appear होता है 3D रेंडरिंग में। उसके लिए जेस्चर क्या करता है कि स्कल्पचर एंड 3D डिजाइन, द जेस्चर और स्टेंस of a form can convey the emotion or movement. Again very important, emotion and movement. तो जेस्चर किससे लिंक्ड है, इमोशन एंड मूवमेंट से। किस जेस्चर में है उससे हमें पता चलता है कि मूवमेंट या इमोशंस के बारे में कि क्या कहना चाह रहा है किस जेस्चर में। आप जैसे डिफरेंट डिफरेंट पोज फोटो खिंचवाते हो ना, तो वो जेस्चर क्या डिनोट करते हैं कि आप किस मोमेंट में हो, उस पल में आप क्या कर रहे हो। तो जेस्चर अगेन अगेन कन्वे करने के लिए होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन अगेन कन्वे करना जो देखने वाला है व्यूअर को, उसके लिए जेस्चर यूज करते हैं। प्रॉक्सिमिटी एंड लोकेशंस, द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर कैन अफेक्ट द ओवरऑल कंपोजिशन एंड हाउ इट इज व्यूड। प्रॉक्सिमिटी मतलब कैसे वो दिखा रहे हो आप, किस एंगल पे या किस टिल्ट पे दिखा रहे हैं आप, और किस जगह पे दिखा रहे हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूम है तभी आप फर्नीचर दिखाओगे, फर्नीचर को आप गार्डन में वैसे खुले में दिखाओगे तो किसी काम का नहीं, हिल के ऊपर दिखाओगे किसी काम का नहीं। तो प्रॉक्सिमिटी एंड लोकेशन मतलब ओरिएंटेशन एंड लोकेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जेक्ट के लिए उसकी अरेंजमेंट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है थ्री डी प्रिंसिपल में। तो थ्री डी प्रिंसिपल में आ गया प्रॉक्सिमिटी एंड लोकेशन। द लास्ट वन इज पैटर्न एंड टेक्सचर। पैटर्न क्या कहता है कि विजुअल इंटरेस्ट एंड कैन इन्फ्लुएंस द टेक्टाइल एक्सपीरियंस ऑफ थ्री डी वर्क। टेक्सचर तो आप समझ ही गए होंगे, टेक्सचर की ऊपर से टेक्सचर कैसा दिख रहा है, वुड है तो वुडन का टेक्सचर होना चाहिए, अगर क्लोथ है तो क्लोथिंग का टेक्सचर होना चाहिए, अगर मेटेलिक एलिमेंट है तो मेटेलिक का टेक्सचर होगा। तो उससे फील सामने वाले को पता लग जाएगा देखते कि अच्छा ये आयरन कंटेंट है, ये एल्यूमिनियम है, ये ग्लास है, ये वुड है, ये ब्रिक है, ये उसको बाइफरगेट करने के लिए। और पैटर्न से क्या पता चलता है, जैसे अगर आपने 2D ड्राइंग किया हो तो ऑटोकैड में आपने देखा होगा 2D के लिए हम पैटर्न रखते हैं, कंक्रीटिंग के पैटर्न अलग होती है, स्टील का पैटर्न अलग होता है, हैशिंग लाइन अलग करते हैं। पैटर्न होता है अगेन
व्यूअर को बता देने के लिए, देखते ही पैटर्न देखते ही इंसान समझ जाए कि अच्छा ये चीज है, ये चीज है। तो टेक्सचर एंड पैटर्न आर अल्टीमेटली ऐसा है कि आपको अपीयरेंस से पता चल जाएगा, अच्छा ये है। कि अंधा इंसान अगर हाथ से छू के देखेगा तो उसको नहीं होता कि टेक्सचर और पैटर्न से पता चल जाता है कि ये मटेरियल होना चाहिए। तो पैटर्न एंड टेक्सचर अगेन ग्राफिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि देखने वाले को सामने से देख के पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। उसके लिए पैटर्न एंड टेक्सचर को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डेप्थ की रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि डेप्थ यहाँ पे हम ऐसे दिखाते हैं तो डेप्थ से क्या फायदा फर्क पड़ रहा है, डेप्थ एंड वॉल्यूम से। आप देखो तो यहाँ पे आपको पूरा ऑब्जेक्ट कैसे दिख रहा है, एक 3D ऑब्जेक्ट की तरह। 2D तो है ही, और आपको यहाँ पे 3D की तरह दिख रहा है कि ये कंप्लीटली कैसा है, 3D है, कि ये डेप्थ में फैला हुआ है और करली है। यह मतलब इसकी शेप भी दिख रही है, इसकी वॉल्यूम भी दिख रही है, और इसकी डेप्थ भी दिख रही है। यहाँ से ये जो लेंथ है आपको डेप्थ के फॉर्म में भी दिख रहा है। तो ये होता है 3D का व्यू। नेक्स्ट आते हैं विजुअल कंपोजिशन में, और देखते हैं और क्या क्या है। देखिए, विजुअल कंपोजिशन में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉल्यूम को। तो आप इसमें क्या देख सकते हो, टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों, क्योंकि इसमें थर्ड डायमेंशन भी ऐड है। तो अल्टीमेटली 2D में अगर होता तो हम इसकी वॉल्यूम नहीं देख सकते थे कैसे है। प्लस 3D में ये जो डेप्थ है, ये इंक्लिनेशन है, ये इधर की तरफ टिल्टेड है, ये भी पता चल रहा है हमें। ये ऐसे स्लैंट है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये भी पता चल रहा है। तीसरा, इसका थर्ड डायमेंशन देख के हम इसकी टोटल वॉल्यूम का भी अनुमान लगा सकते हैं इजीली। तो इसके लिए वॉल्यूम पहला रूल होता है। दूसरा है डेप्थ। तो डेप्थ आप देख सकते हो, यहां से आपको तीनों डायमेंशन एक साथ दिख रहा है हर एक स्ट्रक्चर का, एल, बी और एच। यह है लाइट एंड शैडो। लाइट एंड शैडो का एग्जांपल देखो आप, जैसे ये पूरी बिल्डिंग है तो लाइट एंड शैडो का ये इफेक्ट होता है। लाइट एंड शैडो से रियलिस्टिक व्यू बढ़ता है कि लाइट जहां जहां से आ रही है तो किधर से लाइट आ रही है, लाइटिंग इधर इधर से अप्लाई की गई है तो इसका शैडो इधर बनेगा। हर एक ऑब्जेक्ट का एक शैडो है, लाइटिंग से अंदर की अपीलिंग, मतलब आप इसको रियलिस्टिक समझ सकते हो कि रियलिस्टिक में ऐसी लाइटिंग। और कितना रियलिस्टिक लग रहा है, आप सोचो यहीं पे अगर सेम लाइटिंग का इंटेंसिटी होता हर जगह पे, शैडो नहीं होता, तो ये बिल्कुल मतलब आर्टिफिशियल लगता। लेकिन लाइटिंग और शैडोइंग से क्या हो रहा है, ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है कि हाँ ये अंदर लाइट जल रहा है, कुछ अंदर से लाइटिंग बाहर आ रही है, बाहर की लाइटिंग पूरे स्ट्रक्चर में पड़ रही है। इस तरह से लाइटिंग और शैडो का इम्पेक्ट होता है। मटेरियल का इम्पैक्ट देख सकते हो आप। अब मटेरियल से क्या पता चल रहा है हमें, हर एक मटेरियल यहाँ पे देख समझने में आ रहा है कि अच्छा हर एक मटेरियल है अलग अलग, ये स्पीकर है, ये कैलकुलेटर है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से क्या समझ में आ रहा है कि अलग अलग मटेरियल से हम प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं देख के कि हाँ ये मटेरियल है, ये इसका बना हुआ है, ये मटेरियल है, ये इसका बना हुआ है। और जेस्चर से, ये जेस्चर है कि जैसा हमने बताया ना, फोटो में क्या होता है, जेस्चर से डिनोट करते हो किसी चीज के बारे में, कुछ बताना चाह रहे हो कि जेस्चर से कि क्या है क्या नहीं है, वैसे ही है। तो बेसिकली क्या कन्वे करता है, इमोशन एंड मूवमेंट थ्रू पोस्चर। तो पोस्चर से हम जब इमोशन और मूवमेंट को कन्वे करते हैं टू द व्यूअर, इट इज नोन एज जेस्चर। लास्ट होता है प्रॉक्सिमिटी एंड लोकेशन। तो प्रॉक्सिमिटी एंड लोकेशन मैंने बताया था कि लोकेशन एंड ओरिएंटेशन, तो कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए और किस जगह पे होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, ये बताता है प्रॉक्सिमिटी एंड लोकेशन। द इमेज डिपिक्ट्स एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस हाइलाइटिंग देयर रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। तो चेयर जहां पे होनी चाहिए वहां पे चेयर रखा है, वॉशरूम जहां पे होनी चाहिए वहां पे वॉशरूम है, जहां पे डाइनिंग टेबल होनी चाहिए वहां पे डाइनिंग टेबल रखा है। इससे क्या पता चलता है, अरेंजमेंट, कि हाँ अब हमें वो चीज लिंक करने में आसान होता है कि हम समझते हैं कि ओके चेयर है तो चेयर की जगह पर रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल के चारों ओर रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल सेंटर में रखा हुआ है, टीवी वॉल पे लगा हुआ है। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी एंड लोकेशन। 3D में हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एंड लास्ट वन इज पैटर्न एंड टेक्सचर, कि पैटर्न कैसा है, मतलब इसकी शेप कैसी है, क्या क्या इसमें यूज किया गया पैटर्न में। और टेक्सचर कि अगेन इसकी 3D डायमेंशन में डेप्थ कैसे वेरी कर रहा है, उसको बोलते हैं टेक्सचर। तो 3D ऑब्जेक्ट में पैटर्न एंड टेक्सचर लास्ट प्रिंसिपल है जो कि हमें ध्यान रखना है। यही है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में यही आ गया जो हमने अभी डिस्कस करा था। बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, रिदम, यूनिटी, प्रपोर्शन और स्केल। स्केल तो आप समझते हो कि द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट सराउंडिंग, उसको स्केल बोलते हैं। चाहे वो एटम से लेके ब्लैक होल तक क्यों ना हो, सब एक साइज के अंदर है, इस स्केल के अंदर है। तो स्केलिंग का बहुत बड़ा फर्क होता है। जब भी आप ड्राइंग में काम करते हैं तो स्केल तो हम रखते ही है कि हम मैप देख रहे हैं या प्लान देख रहे हैं, सारा खेल जो स्केल का ही है, या फिर पूरी ग्लोब देख रहे हैं, सारा खेल स्केल का ही है। तो ये था फर्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कोप के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल। एक बार पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब मैं आपके साथ क्वेश्चंस सारे डिस्कस करूंगा एक साथ। जितने भी क्वेश्चंस आज तक मुझे मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके, ताकि हम फिर पढ़े हुए कंटेंट को कैसे लिंक कर पाए क्वेश्चन के साथ, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको उनको आंसर करना है। मतलब आपने अगर पढ़ रखा है तो भी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, तो उनको कैसे आंसर करना है और कहाँ कहाँ से क्या क्या रिसोर्स पढ़ना है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।